हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KBS पर। यह है पार्ट नंबर 6 और यहाँ पे मैं आज आपसे चर्चा करूँगा सेंटेंस एंड नाउन के बारे में। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, देन फिर नाउन के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। और कम से कम हमारा जो नाउन का चैप्टर है काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डाटा है जो मुझे आपको बताना है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 5 में क्लाउज आइडेंटिफिकेशन। आई होप मैंने वहाँ पर आपको बताने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई थी 45 क्वेश्चंस की और आपका अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने जाके नहीं देखा है वो जाके जरूर देखें उसको, और पिछले के जितने भी पार्ट है उसको क्लियर करते चले, नहीं तो आगे कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों को वो पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो क्या है, ग्रामर। ग्रामर क्या है, प्राइमरीज, ठीक है। ग्रामर प्राइमरीज है, मतलब मैं आपको प्राइमरी ग्रामर ही उसमें आपको पढ़ा रहा था। मतलब जो आपकी मिट्टी है उसको भुरभुरी करने, मतलब उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। मिट्टी भुरभुरी का मतलब आ गया आपका पूरा बेस आपका अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या बताया। मैंने पहले लेटर्स के बारे में बताया मैंने आपको, ध्यान से समझना। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता, जैसे कि बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई हो गया। तो जो अलग अलग लेटर्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं लेटर्स। इनसे मिलके बनता है आपके अल्फ़ाबेट, ठीक है। या अगर इनको सीरीज में लिख दिया जाए, अगर इन्हीं को सीरीज में लिख दिया जाए, जैसे E लेके जेड तक, ठीक है, ए से लेके जेड तक, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आई। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स, तो ये लेटर है, इनको मिला के हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है। वर्ड से आपका क्या बनता है, फ्रेज बनता है आपका। वर्ड से आपका क्या बनता है, फ्रेज बनता है। और फ्रेज से आपका क्या बनता है, ये वर्ड से आपका फ्रेज बन गया। और इस फ्रेज से आपका बनता है क्लाउज, जो मैंने आपको कल को बता दिया। फ्रेज के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है और साथ ही इसके ऊपर मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी कराया है, ठीक है। देन क्लाउज, क्लाउज के बाद आपका आता है सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो देखेंगे आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपके दो तरीके से आते हैं, ठीक है। पहला कौन सा आएगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, जिसमें हम सीखते हैं क्या, हाउ वी राइट, कि हम लिखें कैसे, ठीक है। जिसे हम सीखते हैं हाउ वी राइट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपके आते हैं, पहला तो हम सीखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना मतलब कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हाउ वी राइट। अगला हम उसकी फंक्शनल नॉलेज लेते हैं, ठीक है। उसके फंक्शन के बेस पे जो है जो सेंटेंस है पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, अब स्ट्रक्चर के बेस पे देखो कितने होते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे आपके होते हैं 3 सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। एक तो होता है सिंपल, द सेकेंड वन इज कंपाउंड, ठीक है, द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक। चलिए, फंक्शन के बेस पे आपके काफ़ी होते हैं, इनको आपने जाना भी होगा। पहला लिखेंगे असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को ही बहुत से जने हम दो तरीके से बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टोन में, तो उसको बोलेंगे एफर्मेटिव, ठीक है। देन द सेकंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव, इसी को हम बोलते हैं एफर्मेटिव, और ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक। सेकंड आपका आता है इंटेरोगेटिव, डेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में लिखेंगे आप, देखो क्या आएगा यहाँ पर। इंटेरोगेटिव में आपके दो तरीके से आते हैं, एक जो आपके स्टार्ट होते हैं कहाँ से, जब वर्ब स्टार्ट होता है, देन सब्जेक्ट आप लिखते हैं, देन उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, तब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और एक आता है WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, देन उसके बाद आपका वर्ब, देन उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन तब आपका क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ से दो इंटरोगेटिव में आपके दो तरीके से आपके बनते हैं, ठीक है।
ये सब अब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देन थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके कौन से आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके आते हैं कौन से, इसमें आप लिखेंगे जैसे कि शट द डोर, गो टू आउटसाइड, है ना, जो आज्ञावाचक होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, गो टू शट डाउन, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हम किसी को जब आदेश या निर्देश देते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एंड गो टू आउटसाइड, इस तरीके के आपके किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब उसमें आपके डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपने देखा ना, गो आउटसाइड, कम इन, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आप, अगला आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला आपका क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी, अगला आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में आप सभी जानते हैं कैसे आते हैं, जैसे कि आलास, हुर्रे, इस तरीके के, मतलब कि आश्चर्य या मतलब कि खुशी या दुख जो है व्यक्त करने वाले सेंटेंस आपके इसमें आते हैं एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है। अगला आप लिखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपके कौन से आते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव द किंग, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके जो आपके सेंटेंस आते हैं वो आपके जो है ऑप्टेटिव में आते हैं, ठीक है। बात समझ आए, तो ये सारे मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। असर्टिव है उसको अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरीके से बोलते हैं, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत से बच्चों को डाउट हो सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए बहुत से बच्चों को फाइनाइट के बारे में भी नहीं पता होता है, बहुत से बच्चों को फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, जैसे फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के बारे में, ठीक है। तो सिंगल फाइनाइट वर्ब, तो देखो फाइनाइट वर्ब आपकी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब वही होती है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही सिंग्स, अगर ही आया है तो सिंग्स यूज़ करेंगे, अगर दे आया है तो हम सिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना, जब वर्ब बिहेव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, तो जब वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो उसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। बात समझ आ रही है, जैसे कि अगर कोई प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग अलग लगेगी, सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग अलग लगेगी। तो बस फाइनाइट वर्ब कुछ और नहीं है, बस सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, और वर्ब के इसी नेचर को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जो वर्ब का नेचर है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करना, सिंगुलर है तो SEIS, प्लूरल है तो नॉर्मल लगेगा विदाउट SEIS, ठीक है, या V1 फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की इसी नेचर को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस के बारे में। तो पहले आप लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। तो इसमें आप लिखेंगे पहला, फ्रेंच इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, is my favorite language. French is my favorite language. Second one is I love you. I love you. छोटे छोटे सेंटेंस लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है, ये है आपका अंकित कुमार कोई नाम है, ठीक है, एंड अजय कुमार, ठीक है, हैव signed a movie together, हैव साइंड अ मूवी टुगेदर। अब इसको कैसे कोई भी नाम दे सकते हो, अंकित कुमार, आयुष खुराना, ठीक है। चलिए कुछ भी नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब देखिए क्या है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंच इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपका नाउन है, तो फेवरेट आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये माई आपका क्या हो जाएगा, माई जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों मिला के आपके क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। माई और फेवरेट मिला के बन जाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज।
यहाँ पे फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है, दैट वन इज नाउन, मतलब जो नाउन का काम कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सेंटेंस में आपको क्या दिखाई देगा, सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल आपको एक ही वर्ब दिखाई देगी, चाहे सब्जेक्ट आपके कितने भी हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो जो सब्जेक्ट है मे बी मोर देन वन, सब्जेक्ट में बी मोर देन वन, सब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट वर्ब मस्ट बी ओनली वन। तो जो वर्ब है आपकी एक ही रहेगी। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, उनमें केवल एक ही वर्ब होती है, सब्जेक्ट आपके भले एक से दो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है तो ये आपका वर्ब है सिंगल। अब देखो यहाँ पे अंकित कुमार, अजय कुमार जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इसके लिए केवल एक ही वर्ब है, ये तो आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये तो आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और ये जो साइंड है ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी मेन वर्ब। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अंकित कुमार और अजय कुमार हैव साइंड अ मूवी टुगेदर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट हो गए दो, ये भी सब्जेक्ट, ये S1 और ये S2, ये दो सब्जेक्ट हो गए आपके। लेकिन इसके साथ जो आपकी वर्ब यूज हुई है वो केवल सिंगल वर्ब यूज हुई है, इसको हम बोलेंगे वर्बियल जो है फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का काम दो वर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वर्बियल फ्रेज। तो बात समझ आ रही है, सब्जेक्ट आपके भले ही दो हों या फिर दो से ज़्यादा हों, लेकिन आपकी जो वर्ब है सिंगल ही होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, बट आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, मतलब एक सिंगल होगा, एक ही होगा। तो उस तरीके के सेंटेंस को हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको जो है एक कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये तो हो गया आपका, पहले लिख लेंगे आप सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ए, देन सेकंड वन इज बी आपका क्या रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। अगला आप लिखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। लिखेंगे इसमें एग्जांपल, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सी परफॉर्म्ड exceeding well, and she performed exceeding and she performed exceeding well। ठीक है, देखिए सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये आपका एक क्लाउज है, और कैसे क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ठीक, अब यहाँ पे देखो सी परफॉर्म्ड एक्सीडिंग वेल, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब आपको कैसे पता चला इंडिपेंडेंट क्लाउज है, क्योंकि आप इसको पढ़ के देखो, ये अपना मतलब खुद ही बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लास में कि डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लाउज जो अपना मतलब जो निकालने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लाउज वो होते हैं जो कि अपना मतलब खुद ही निकालते हैं। जैसे आप देखो सी परफॉर्म्ड एक्सीडिंग वेल, उसने अच्छा परफॉर्म किया। सी इज वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब निकालने के लिए कोई दूसरा सेंटेंस तो नहीं है ना। ठीक है ना, इसका मतलब किस दूसरे सेंटेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये अपना मतलब खुद ही बता रहा है। तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि आपको क्या पता चला, कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी आपके सेंटेंस मिलते हैं, ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड आपका है कंजंक्शन है। क्या है आपका, कंजंक्शन है। ठीक है, बट लेकिन कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दो इक्विवेलेंट को आपस में आप ऐसे समझो कि देखो कंजंक्शन है कौन सा, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट हमेशा किन दो के बीच में होता है, कोऑर्डिनेशन किन दो के बीच में होता है, इक्विवेलेंट के बीच में। ये भी अपना मतलब बनाने में सक्षम है और ये भी अपना मतलब बनाने में सक्षम है, दोनों चौड़ में है। ठीक है, दोनों चौड़ में है, वो अपना मतलब बनाने में सक्षम है। तो इसलिए ये जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझ आई। और आपको ये ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस में ऑलवेज आप क्या देखेंगे, ऑलवेज आप देखेंगे इसमें इंडिपेंडेंट
क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। जितने भी आपके इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपके कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे, इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या आता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, लिखेंगे टाइप सी, ठीक है, आपका टाइप सी था, ठीक। तो सी के बारे में लिखेंगे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप लिखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, आप समझेंगे उसको। इसमें आप लिखेंगे इफ़ यू स्टडी सिस्टमेटिकली, ठीक है, इफ़ यू स्टडी सिस्टमेटिकली, ठीक है, इफ़ यू स्टडी सिस्टमेटिकली यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, ठीक है। इफ़ यू स्टडी सिस्टमेटिकली, इफ़ यू स्टडी सिस्टमेटिकली यू विल सक्सीड, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब इसको देखना ध्यान से, देखो, इफ़ यू स्टडी सिस्टमेटिकली, अगर तुम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हो तो, अगर मैं केवल इसको देखो सिंगल को, अगर तुम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हो तो क्या, यानी इसका ये अपना मीनिंग बताने के लिए जो है अकेला ही पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और देखो, यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे, तो ये अपना मीनिंग खुद ही बता रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो ये तो आपका मीनिंग, अपना मीनिंग खुद बता रहा है, लेकिन ये अपना मीनिंग बताने के लिए इस पर डिपेंड है, ठीक है। तो इफ़ यू स्टडी सिस्टमेटिकली, तो क्या, अगर सिस्टमेटिकली स्टडी करते हो तो क्या, यू विल सक्सीड, तुम सक्सीड होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या याद रखना है कि इसमें जो है आपके क्या क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों के दोनों आपके क्या थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, उसमें दोनों ही होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो इसी को हम बोलते हैं, देखो इसी को, ये जो पूरा, ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसी को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जितने भी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो आपके क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो और ये जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही शुरू होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इफ आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं आपके, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी। तो आपको क्या समझ आया कंपाउंड और आपका कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड में आपके क्या होंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या क्या कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको इसी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा, इसमें जितने भी क्लॉज होंगे सारे आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आपके क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज आप सभी जानते हैं ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और जितने भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही शुरू होती हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसमें चाहो तो आप, जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे कि सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड सी परफॉर्म्ड एक्सीडिंग वेल एंड हर ब्रदर इज नॉट दैट गुड इन स्टडीज। चाहो तो इसे आगे लिख, मतलब एंड लिखकर आगे आप जो भी इसमें सेंटेंस बनाओगे तो जो भी आपका सेंटेंस बनेगा ना, एक तो वो कंप्लीट होगा, अपना मीनिंग खुद बताएगा, और जितना जो भी आपका सेंटेंस बनेगा वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज बनेगा, अपना मीनिंग खुद बताने वाला बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी जोड़ते जाइए, ठीक है। तो दो, चाहे एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में, कितने भी सेंटेंस इसमें जुड़े हों कंजंक्शन के थ्रू, वो सारा अपना मीनिंग खुद बताएंगे और सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बनेंगे कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए, तो एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ जिसके थ्रू आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि मैंने क्या क्या बताया इसमें, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए,
तो आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपको पहचानना है, ठीक है। ये आपको पहचानना है ये एग्जांपल किसका है, कंपाउंड सेंटेंस का है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस पहचानना है आपको। लिखेंगे आप इसमें एज द बॉक्सेस एडवांस्ड इनटू रिंग, सॉरी बॉक्सेस नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे एज द बॉक्सर्स, ठीक है, एज बॉक्सर्स, एज द बॉक्सर्स एडवांस्ड इनटू रिंग, जैसे ही बॉक्सर जो है रिंग में आए, ठीक है। द रेफरी said I would not allow them to fight. I would not allow them to fight, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखेंगे जरा इसमें, देखो ऐसे शुरू हो रहा है, एज द बॉक्सर्स एडवांस इनटू रिंग, जैसे ही बॉक्सर जो है रिंग में गए, ठीक है। द रेफरी सेड, रेफरी ने क्या कहा, द रेफरी सेड, तो रेफरी तो ये, द रेफरी तो आपका नाउन हो गया, सेड आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद जो भी ये आया ना, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये किसका काम कर रहा है, नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहा, आई वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। अब देखो मैं, अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपना मीनिंग खुद ही बता रहा है, आई वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसमें देखो एज द बॉक्सर्स एडवांस्ड इनटू रिंग, जैसे ही बॉक्सर्स रिंग में गए तो क्या, जैसे ही बॉक्सर्स रिंग में गए तो क्या, तो ये वाला जो आप सेंटेंस देख रहे हो ना, ये वाला क्या देख रहे हो, ये आपका जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे ही रिंग में गए तो क्या हुआ, मतलब अब अभी भी अपना मीनिंग नहीं बता रहा है, उसके बाद क्या हुआ, द रेफरी सेड, रेफरी ने क्या कहा, आई वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। बात समझ आई है। तो जो पहला आप देख रहे हो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो आप देख रहे हो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है, तो जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही आ रहे हैं, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो सकता है, बोलो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलोगे इसमें, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो यानी कि कल की वीडियो में जो आप सभी ने पढ़े सेंटेंस, जो मैं आपको पढ़ाए थे क्लॉज में, ठीक है, तो वो सारे के सारे कैसे थे, कंडीशनल थे, ठीक है, कुछ ना कुछ कंडीशन लग रही थी उसमें, तो वो सारे के उन सभी में क्या था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही क्लॉज थे। इसका मतलब कल हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है। जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े हैं वो सारे कौन से पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक आपका आता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस, ये आपका आता है कंडीशनल सेंटेंस। देखिए जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो इफ़ या अनलेस से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, इफ़ या अनलेस से, या फिर अगर ऐसे स्टार्ट नहीं होंगे तो बीच में आपका लग जाता है ये, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में ये होते हैं आपके कंजंक्शन। जैसे कि आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, कौन सा, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल गेट सक्सेस। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। बात समझ आ रही है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है आपका, कैसा, यू will get success if you work hard you will get success if you work hard, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये आपके कंडीशन पे बेस्ड है कि अगर कठिन परिश्रम करते हो यू विल गेट सक्सेस, आप क्या पाओगे, यू विल गेट सक्सेस पाओगे, लेकिन कब पाओगे, गेट पाओगे कब, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये आपका क्या है, एडवर्ब, ये आपका क्या है, एडवर्बियल फ्रेज, सॉरी एडवर्बियल क्लॉज है, ये एडवर्बियल क्लॉज है ऑफ कंडीशन,
एडवर्बियल जो है क्लॉज ऑफ क्या है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ठीक है। बात समझ आ रही है। ऐसे यहाँ पे देखो यू विल गेट सक्सेस, तो सिंपल इसमें भी आपका वही होगा, ठीक है। तो ये आपका देखो यू विल गेट सक्सेस, ये अपना मीनिंग बता रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन ये वाला आप देख रहे हैं ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें कंडीशन, ये कंडीशन बेस्ड है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर कठिन परिश्रम करते हो तो क्या, तो अब इसमें क्या देखो, यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कब, तो ये गेट के बारे में बता रहे हैं ना कि प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी सक्सेस, जब आप कठिन परिश्रम करते हो। तो गेट के बारे में बता रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज। और सभी को मैंने बताया था क्या, अगर उसके पास कोई भी क्लॉज है तो उसके पास अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी वर्क। तो यू आपका सब्जेक्ट है, वर्क आपका जो है क्या है, कि उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हर एक जो आपका क्लॉज बनता है उसके पास एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया था क्या, देखिए मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, और जो आपका होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, देखो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है उससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। और ये जो आपके आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे जुड़े होते हैं, ये आपके सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। ध्यान से समझना, आप देखो सब, ये सब का मतलब है, तो जैसे बोले ना सब हेडिंग, मतलब हेडिंग के अंडर में जो आती है, जो बड़ी कौन है हेडिंग, देन उसके बाद छोटी उससे कौन है सब हेडिंग। तो उसी तरह देखो सब ऑर्डिनेट, तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आपका इंडिपेंडेंट आपके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और हमेशा जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो अपना मीनिंग नहीं बता पाते हैं, इसलिए मेन क्लॉज को हम महत्ता देते हैं। और जितने भी मेन क्लॉज होते हैं किस में आते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन, दो लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन आपका कब होता है, जब दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप सभी को पता है कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। वो प्रत्येक अपना मीनिंग खुद बता सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं सारे के सारे, इसलिए उनमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगते हैं। और इसके भी अपने बहुत सारे टाइप हैं, उसी तरीके से सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी 7 से 8 टाइप हैं। उन सभी को मैं आपको कंजंक्शन के चैप्टर में अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये था पूरा सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, सिंपल बताया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपका क्या होगा, पूरे सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी की एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि सभी का जो है वो जितने भी होंगे सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, जितने भी सेंटेंस होंगे सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और उसके बीच में जो भी, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं तो दैट वन इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका तो उसमें डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों ही होंगे, ठीक है। इन दोनों से जो बनते हैं तो उनके बीच में अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में कोई आपका कंजंक्शन यूज हो रहा है, दैट वन वी नो इज कि वो क्या है, आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन डेफिनेटली है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप जो कंजंक्शन है उनको आसानी से जो है बता पाएंगे, ठीक है। बात समझ आए। चलिए, तो ये था सेंटेंस के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं नाउन के। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है नाउन। तो आप हेडिंग डालेंगे नाउन, ठीक है। चलिए, पहले तो नाउन के बारे में बताएंगे। आप सभी को एक ही डेफिनेशन पता है, क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ठीक है। बट लेकिन उसमें आ जाता है थिंग के साथ एक और चीज़ जोड़ी जाती है, इंटेंजिबल थिंग। मतलब क्या आता है, जो नहीं दिखा, जैसे भाववाचक, ठीक है। भाववाचक जो चीज़ नहीं दिखाई देती वो भी तो नाउन है आपका, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहले आप लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, नेम ऑफ नेम, सॉरी, नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। आप ऐसे लिखेंगे नाउन, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक छोटी सी डेफिनेशन जो बहुत ही प्रभावशाली है, आसानी से याद रहेगी आपको। नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड।
ठीक है। या फिर क्योंकि देखो जो थिंग आती है उसमें इंटेंजिबल थिंग तो काउंट नहीं होती, क्योंकि इंटेंजिबल थिंग के बारे में मैक्सिमम हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है भाई? ऑनेस्टी नाउन है या नहीं? तो एक्चुअली वो नाउन है, ठीक है, बट लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं है, वो प्लेस में कोई थिंग नहीं है, ठीक है, वो क्या इंटेंजिबल थिंग है जो दिखाई नहीं थी, ठीक है, दिखाई नहीं देती है, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, और किसी का भाव हो गया, ठीक है, फीलिंग्स, तो ये सारे क्या है? ये सारी भी नाउन होती हैं, बट लेकिन ये नाउन की कैटेगरी में नहीं है, इसलिए इंटेंजिबल थिंग इसमें ऐड की गई है। तो यानी कि आप हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे? नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड ए नाउन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का नाम जो है आपका नाउन है। तो डेफिनेशन आपकी अगर इस तरीके से हो तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप जो है डिस्टर्ब रहेंगे कि इसमें इंटेंजिबल थिंग तो आई नहीं है, लेकिन वो भी तो नाउन होती है, तो आप इसको बोलते हैं नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अगला आप लिखेंगे, अगला लिखेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इसमें टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक, अगला आप लिखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला लिखेंगे आप इसमें प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, इसमें आप लिखेंगे प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। हिंदी देखो, वैसे तो एक्चुअली इसमें क्या है कि हिंदी तो लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, लेकिन आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, बात समझ आ रही है? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन आपका क्या हुआ? पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो पर्टिकुलर नाम है, दैट वन इज नॉन एज प्रॉपर नाउन। इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लिखेंगे आप इसमें जैसे सचिन, पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया लंदन, ठीक है। अगला आप लिखेंगे टाइटन हो गया थिंग, टाइटन जहाज के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे। ठीक है, बात समझ आए? चलिए अब आप सेकंड टाइप लिखेंगे इसमें। सेकंड टाइप इज कॉमन नाउन। सेकंड टाइप लिखेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, सेकंड टाइप है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए कॉमन नाउन देखिए क्या है। कॉमन नाउन का मतलब जो सभी के लिए कॉमन है। बात समझे? कॉमन का मतलब क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं जातिवाचक संख्या, जो पूरी जाति, एक पूरी क्लास या वर्ग को जो है एक ही तरह पर डिफाइन करें। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन उसकी एक ही होनी चाहिए। पूरी क्लास को हम एक ही, जैसे एक ही वर्ड से डिनोट कर दें तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे कि देखिए आप लिख सकते हैं कॉमन नेम फॉर ऑल द मेंबर्स। मतलब आप इसको सिंपली कैसे याद रख सकते हैं? कॉमन नेम फॉर ऑल द मेंबर्स। ठीक है, कॉमन नेम फॉर ऑल द मेंबर्स, तो जितने भी आपके मेंबर्स हैं ना, उन सभी का जो कॉमन नाम होगा ना, ठीक है, जैसे कि एक ग्रुप है, ग्रुप का एक आपने एक नाम रख दिया, तो उसी तरीके से जाति वर्ग को आपने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या हो गया आपका? जैसे कि बॉय, बॉय जितने भी लड़के हैं, चाहे छोटा है बड़ा हो, सारे सबको हम क्या बोलेंगे? बॉय बोलेंगे। चाहे छोटी लड़की हो या बड़ी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? गर्ल। ठीक है, बात समझ आ रही है? जितने भी मैन हैं उसको हम बोलेंगे क्या? मैन ही बोलेंगे। वुमेन को वुमेन ही बोलेंगे, सबको। ठीक है, तो ये हमने क्लासीफाई कर दिया ना, मैन की कैटेगरी अलग, बॉय की अलग, गर्ल की अलग। उसी तरीके से आपका जैसे, ठीक है, तो इस तरीके से बात समझ आ रही है? उसी तरीके से आप इसको जैसे सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर हो गया आपका, जज हो गया। ठीक है, जैसे कि सोल्जर, सोल्जर आप सभी जानते हैं कि जो सोल्जर हैं जो तो उनकी कैटेगरी ही अलग है। ठीक है, उस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे सोल्जर।
जैसे जज है तो जो जज जो भी होगा, कोई भी हो सकता है जज, तो कॉमन नाउन का मतलब क्या है, जज आपका कोई भी हो सकता है, सोल्जर आपका कोई भी हो सकता है, वुमेन आपका कोई भी हो सकता है, मैन बॉय गर्ल कोई भी कुछ भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं प्लेयर, तो खिलाड़ी आपका कोई भी तो हो सकता है, तो जो कोई भी हो सकता है वो आपका कॉमन नाउन, यानी कि आप किसी को भी तो बोल सकते हो ना प्लेयर, जो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेयर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, यानी कि आपका देखो जितने भी खेलने वाले हैं ना, उन सभी को हमने एक नाम दे दिया, वो सारे के सारे क्या है, प्लेयर है, खिलाड़ी हैं, सिंपल। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ आपसे थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप आता है, लिखेंगे आप यहाँ पे थर्ड टाइप में, यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये आपका कलेक्टिव नाउन, इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। तो इसको आप लिखेंगे इट इज़ अ सिंगल वर्ड और नेम फॉर होल ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में लिख लेंगे आप सिंगल शॉर्ट फॉर्म में, इट इज़ अ सिंगल वर्ड और नेम, ये सिंगल वर्ड हो सकता है या नेम हो सकता है किसी का, फॉर दी होल ग्रुप, फॉर दी होल ग्रुप, होल ग्रुप। ठीक है, फॉर दी होल ग्रुप, तो जो पूरा होल ग्रुप है, जैसे अभी तो पहले हमने ग्रुप बनाए थे, अब उस ग्रुप का अगर हमने कोई नाम रख दिया, पहले हमने ग्रुप बनाए थे, अगर उस ग्रुप का नाम रख दिया तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कैसे समझोगे आप, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे कि देखो, जैसे सोल्जर्स का जो ग्रुप बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। सोल्जर्स का जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। ठीक है, आर्मी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्मी। ठीक है, उसी तरीके से जो जज हैं, जज बहुत सारे एक जगह बैठ जाए, ठीक है, जो बहुत सारे जज को अगर हम कलेक्टिव फॉर्म में कहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जूरी बैठी है, जो न्याय करने वाले हैं। ठीक है, जूरी। तो जज के समूह को हम क्या बोलते हैं, जूरी। और आपके जो सोल्जर्स हैं, उनका जो ग्रुप है, जितने भी सोल्जर्स हैं, अगर वो एक साथ इकट्ठे हो जाए, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलेंगे, एक आर्मी जा रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है। उसी तरीके से प्लेयर्स अगर प्लेयर्स का एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीम। कि भाई ये जो प्लेयर्स है ना, ये टीम में है। ठीक है, टीम में कितने होते हैं, सारे प्लेयर्स होते हैं, सभी को हम कॉमन बोल देते हैं प्लेयर्स हैं। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर किसी का नाम दे दो तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर सिंपल प्लेयर कह रहे हो तो आपका कॉमन नाउन है, और अगर उन्हें एक टीम कह रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, टीम कह रहे हो तो जितने भी प्लेयर्स है, प्लेयर्स को मिला के टीम बनती है। उसी तरीके से सोल्जर्स को मिलाकर जो सोल्जर्स का ग्रुप है उसको आर्मी बोलते हैं। और जितने भी जजेस हैं, बहुत सारे जजेस का ग्रुप मिलाकर, बहुत सारे जजेस का अगर आप ग्रुप बना दो तो उसको हम बोलते हैं जूरी। ठीक है, बात समझ आए। तो इसी तरीके से बहुत से वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके से देखो कि जैसे कि आप देखेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना, मर्डर ऑफ क्रोज, मर्डर ऑफ क्रॉस। जैसे कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने कहा कि सर ऐसा मर्डर ऑफ क्रॉस इन बैक साइड ऑफ माई हाउस। ठीक है, तो मैंने अपने हाउस की जो है बैक साइड में जो है मर्डर ऑफ क्रॉस देखा। मर्डर ऑफ क्रॉस मतलब कौवों को मरा हुआ नहीं देखा है, कौवों को मरा हुआ नहीं देखा है। मर्डर ऑफ क्रॉस का मतलब हो गया कौवों का समूह। मर्डर ऑफ क्रॉस मतलब क्या हो गया, कौवों का समूह। बहुत सारे कौवे हो गए, उन कौवे के समूह को बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, बात समझ आए। अगला आप देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। ठीक है, बात समझ आए। उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आर्कीपेलागो ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागो। ठीक है, आर्कीपेलागो ऑफ आइलैंड्स, तो देखो आर्कीपेलागो जितने भी आइलैंड्स होते हैं ना, उनके समूह को हम बोलते हैं। मतलब बात समझे, जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स होंगे ना, तो उसको हम जनरली क्या बोल देंगे, देयर इज आर्कीपेलागो। यहाँ पे क्या है, एक आर्कीपेलागो। तो समझने वाला अपने आप समझेगा, आर्कीपेलागो का मतलब वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उसके ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, आर्कीपेलागो। ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसे ही कुछ और है,
जैसे कि आप बोलते हो आर्मी, आर्मी, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्मी और कॉलोनी, आर्मी और कॉलोनी ऑफ आंट्स, ऑफ आंट्स। देखो इसमें भी आपके दो टाइप होते हैं। आर्मी उसको कब बनते हो, कब बोलेंगे, जब वो झुंड में चलते हैं। झुंड में मतलब आप समझे ना, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं ना, एक के पीछे एक, तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। और अगर वो जो है ग्रुप में जैसे एक झुंड बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलोनी। तो ये चींटियों की जो है आपका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो उसको हम बोलेंगे आर्मी ऑफ आंट्स। अगर वो झुंड बना लेती हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉलोनी। ठीक है, बात समझ आए। तो सबके लिए अलग अलग जो है आपका कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है। अगला आप लिखेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक। अगला आप लिखेंगे इसमें बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। इसको आप कीज भी बोल सकते हो, बंच ऑफ कीज या फिर बंच ऑफ ग्रेप्स, तो दोनों का मतलब ठीक है डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। बंच ऑफ, अब बंच ऑफ आपका कीज के लिए भी यूज होता है, और बंच ऑफ ग्रुप जो आपका सॉरी ग्रेप्स है उसका भी गुच्छा, और चाबियों का गुच्छा, दोनों के लिए आपका बंच यूज होता है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला आप लिखेंगे गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है, लुटेरों का समूह, उसको बोलेंगे गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक, अगला आप यहीं पे लिख लो क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, क्रू ऑफ सेलर्स। बात समझ आ रही है, क्रू ऑफ सेलर्स। देखो क्रू ऑफ सेलर्स का मतलब आप समझे, ये जो भी नाविक होते हैं ना, नाव चलाने वाले, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, क्रू। अगर बहुत सारे नाविक है तो उसको हम बोलेंगे देयर इज अ क्रू, देयर इज अ क्रू। यहाँ पे क्या है, एक क्रू है। क्रू का मतलब क्या है, बहुत सारे नाविक हैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एरर डिटेक्शन में ये ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ग्रुप कोई और बन रहा होगा और दे देगा कुछ और, जैसे क्रू ऑफ सेलर्स है तो यहाँ पे क्या दे देगा, ग्रुप ऑफ सेलर्स, तो ग्रुप ऑफ सेलर्स दे देगा। जबकि आपको क्या पता है, सेलर्स के ग्रुप को हम बोलते क्या है, जनरली क्रू बोलते हैं, तो ग्रुप की जगह आपका क्या देगा, क्रू। अगर आप ये जानते हैं तभी आप डेफिनेटली जो है आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज जो है आप जो है आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लिखेंगे टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 लिखेंगे आप, टाइप नंबर 4 लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला आप लिखेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला आप क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, इसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो अब पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो भाववाचक संज्ञा है ये आपकी सब्जेक्टिव होती है या फिर ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होती है या फिर क्या होती है, बोलो ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव होती है या फिर ऑब्जेक्टिव। देखो पहले तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस को समझो। सब्जेक्टिव का मतलब आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव का मतलब हो गया जैसे हर किसी के लिए अलग अलग। जैसे कि किसी से आप पूछो कि किसी से अगर इस तरीके से पूछो कि आपका पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है ना, हाउ योर एक्सपीरियंस इन एग्जाम, तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। जो जिसने ज़्यादा पढ़ा होगा वो अलग बताएगा, जिसने कम पढ़ा वो अलग बताएगा, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, जिसका सभी का अप्रोच होता है डिफरेंट डिफरेंट। इसमें क्या होता है, अप्रोच आपका क्या रहेगा, डिफरेंट, अप्रोच इसमें डिफरेंट रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, सबका ऑब्जेक्टिव एक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। कोई बोलेगा जैसे कि सर मेरे हिसाब से 950, कोई बोलेगा सर मेरे हिसाब से 960 ग्राम। ऐसा नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर उसका जो है कन्फर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब सभी के लिए आपका सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका अप्रोच सेम आपकी। ठीक है, अप्रोच सेम, या फिर आप कह सकते हैं डेफिनेट। अप्रोच सेम हो गई, या फिर आप क्या कहोगे, इसमें आप कहोगे डेफिनेट। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए तो अच्छा ये बताओ ब्यूटी, अब मैं ब्यूटी को क्या कहूँगा, ब्यूटी ये क्या है ना, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बोलो जरा। तो ब्यूटी आपका क्या है, ब्यूटी है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ब्यूटी का मतलब है सुंदरता। ठीक है, ब्यूटी का मतलब क्या हो गया, सुंदरता। ठीक है, बात समझ आ रही है।
चलिए, तो ये आपका एग्जाम्पल, आप इसको समझ लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल क्या है? ब्यूटी लाइज इन द आइज, इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, मतलब मैंने क्या कहा? ब्यूटी जो सुंदरता है देखने वालों की आंखों में होती है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, तो जो सुंदरता होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है। और जाहिर सी बात है इसके बाद जो है ये वर्ब यूज हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट आपका क्या कौन बनता है? नाउन या उसका इक्विवेलेंट, तो ये आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी है उसी तरीके से आपका जो है क्या हो गया? आपका ऑनेस्टी हो गई। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, आपने जो है पहले भी देखे होंगे, कुछ एड्स देखे होंगे कि वो जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए कहते हैं, पापा मेरे को 7 दिन का वक्त दे दो, मैं ये क्रीम लगा के जो है अपना फ्यूचर बना लेगी। फिर तो सही है भाई, फ्यूचर बनाओ अपना, और क्या हो जाएगा आपका? क्रीम लगाओ और फ्यूचर बनाओ। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मतलब देखो, ब्यूटी को लेकर पहले जो है अलग अलग प्रोस्पेक्ट थे। ठीक है, पहले मतलब कोई एक दिन में मतलब डिफरेंट होता गया ना। पहले आपको क्रीम लगाते थे, फिर कहते हैं 7 दिन का टाइम, फिर हमेशा निखार आता जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को क्या करना है कि अपने अंदर की ब्यूटी को निकालना है। ठीक है, और बाहर, अब हम सभी क्या करते हैं? बाहर लीपापोती करने में लगे रहते हैं, जबकि अंदर से खोखले हैं। ठीक है, तो हमें जो है काम क्या करना है? अपनी अंदर की ब्यूटी को निकालना है। ठीक है, तो बाहर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये ब्यूटी का प्रोस्पेक्ट था कि आप देखते होंगे, पहले ऐड देखते होंगे कि बोरो प्लस का ऐड, फिर आपका अदर ऐड कि ये क्रीम लगाने से कोई कुछ नहीं होने पड़ता है, इन सभी का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, इसी को अगर मैं इस तरीके से कहूँ, इसको करने के मेरे 2 प्रोस्पेक्ट हैं। जो बच्चे जैसे जो ब्यूटी को वो एडजेक्टिव बता रहे हैं, जो नाउन बता रहे हैं, तो उनका देखो अलग अलग प्रोस्पेक्ट कैसे हैं। सी इज़ अ ब्यूटी गर्ल, अगर मैं ऐसे बोलूँ, सी इज़ अ ब्यूटी, सी इज़ अ ब्यूटी गर्ल। अगला आप लिखेंगे, सी इज़ अ ब्यूटीफुल, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो दोनों में से आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है? तो गर्ल तो आपका नाउन है, ये भी गर्ल नाउन है, बट लेकिन ब्यूटीफुल ये आपका एडजेक्टिव है, जबकि ब्यूटी आपका जो है एडजेक्टिव नहीं है, ये तो आपका नाउन है। तो इसलिए आपका ये पहला वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका राइट हो गया। बात समझ आ रही है? ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव है, और ये जो ब्यूटी है आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि इफ समथिंग इज फील यू awkward, it doesn't put forward a meaning that इसका मीनिंग ये नहीं है क्या कि that one is a different, that one is a awkward, it means that one is a wrong। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, if something you feel that one is awkward, it doesn't mean that one is wrong। अगर आपको कुछ अजीब लग रही है ना, कोई चीज़ अजीब लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब क्या है कि वो सही भी हो सकती है। ठीक है, वो सही भी हो सकती है। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको जो है एग्जांपल देता हूँ कुछ। ठीक है, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। नेक्स्ट वन लिखेंगे आप, आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखो, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो एक्चुअली ये वाला जो आप देख रहे हो ना, एक तो पहली बात ये है कि जैसे आप लुकिंग आपको सही लिख रहा है, आई एम लुकिंग, बट लेकिन आपको क्या है, लुक के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, वो लुक के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू, ये जो लुक फॉरवर्ड टू है ना, इस पूरे फ्रेज के बाद आपका जो है टू के बाद आपका मीटिंग आईएनजी फॉर्म ही लेता है। इस लुक फॉरवर्ड टू के बाद आपका आईएनजी फॉर्म ही आती है, तो इसलिए ये आपका सही है। अब आप देख रहे होंगे बहुत से बच्चे ने कहा होगा कि सर पहले वाला ऐसा ही है, बट लेकिन पहले वाला आपका जो है डिफरेंट जो है रॉन्ग है, और सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल पवित्र सेंटेंस है, एकदम बिल्कुल सही है। मतलब
आपका ग्रामर के प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, इसका मतलब क्या है कि जब लुक फॉरवर्ड आता है, ये फ्रेज आता है, टू के बाद आपका जो है कुछ फ्रेज ऐसे हैं जो कि अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, और लुक अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी आपने देखा ना कि ये आपको जो है ऊपर वाला सही लग रहा था पढ़ने में, और नीचे वाला आपको ऑकवर्ड लग रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था, तो आपने क्या सोचा कि ये सेकंड वाला आपका गलत है, ठीक है, जबकि वो आपका सही है, ठीक है। तो वही वाली बात है, इफ समथिंग इज, आपको क्या लग रहा है, कुछ ऑकवर्ड लग रहा है, तो उसका सीधा सिंपल मतलब ये नहीं है कि वो आपका जो है रॉन्ग है, वो आपका सही है, ठीक है, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट से आपका वो जो है गलत हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपको जो है कुछ कॉमन नाउन से आपको क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आपको क्या बनाने हैं, कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन से आपको क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ से आपको क्या बनाना है, कॉमन नाउन से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, ठीक है। तो पहला बताएंगे आप, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ये आपका आ गया चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड को आप क्या लिखेंगे, इसका देखो, इसका आएगा चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ का ये आएगा चाइल्डिश, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाइल्ड लाइक, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये आपका चाइल्डिश आपका हो गया नेगेटिव टोन, और चाइल्ड लाइक हो गया आपका पॉजिटिव टोन, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये सारी बातें थी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बताऊँ, देखिए अभी मेरे पास जो है नहीं है वो, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मे बी ये, जैसे आप लिखेंगे आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर डैश बिहेवियर, और यहाँ पे सिंपल आई एम इरिटेटेड बाय योर डैश बिहेवियर। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर, इम्प्रेस हुआ है तो क्या आएगा, पॉजिटिव टोन, तो चाइल्ड लाइक आ जाएगा। और आई एम इरिटेटेड बाय योर डैश बिहेवियर, तो आपका क्या आ जाएगा, चाइल्डिश, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपका सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप तो ये बैटरी खत्म होने वाली है, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ, ये आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, और इससे आप जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो, बाकी आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद केवीएस। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और आज के लिए इतनी, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।